हेलो ऑल, दिस इज द सेकेंड लेक्चर फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसके हमने इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स देखे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाता है या उनमें होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुनिया की हर सेल में होती है, वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर मैंने हाथ डाल दिया यहाँ पे, तो मेरा हाथ एक स्टिकी लिक्विड से गीला हो जाएगा, भीग जाएगा। और ये जो स्टिकी लिक्विड होता है, ये भी दुनिया की हर सेल में प्रेजेंट होता है और इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म यानी यहाँ पे सेमी सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसे कहा जाता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ पे एक ऐसा इनफोल्डिंग निकलता है, आतल्या बाजूला फोल्ड झालेला हा पार्ट असतो, इसे कहा जाता है मेसोसोम। मेसोसोम काम क्या है, बाकी स्ट्रक्चर डिटेल्स इसके हम इसी लेक्चर में आगे कवर करेंगे। तो मेसोसोम जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है। इस मेसोसोम से अटैच सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ पे ये डीएनए है जिसके ऐसे लूप्स होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड यानी दो धागों से बना है। सो दिस इज द सर्कुलर डीएनए जो मेसोसोम से अटैच है। इस डीएनए के अलावा कई सारे बैक्टीरिया में और एक डीएनए होता है जो ऐसे साइड में होता है, छोटा डीएनए होता है, वो भी सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। देन इसे क्या कहा मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होता है जिसका नाम है सेल वॉल। तो ये हुआ सेल वॉल। सेल वॉल। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होता है, लेकिन एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा छोड़ के बहुत सारे बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया है, इनमें सेल वॉल होता है। यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स के प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो ये प्रोकैरियोट का सेल वॉल है। सेल वॉल के बाहर और एक कवरिंग होता है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स नाम का कवरिंग है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, ग्लाइकोकैलिक्स। और इन तीनों को एक साथ कहते हैं सेल एनवलप। सेल एनवलप। इन तीनों को, एनवलप का मतलब होता है कवरिंग या रैपर जिसे कहते हैं, मतलब चॉकलेट का जैसे रैपर होता है वैसे ही ये सेल का रैपर है, कवरिंग है, आउटर कवरिंग है। तो इस आउटर कवरिंग में 3 लेयर्स होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर टू इनर साइड। अब इसमें कलेक्टिवली इन तीनों का फंक्शन क्या है, तो अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। इन तीनों का कंबाइंड फंक्शन है अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इसके अलावा इनके इंडिविजुअल भी कुछ फंक्शंस है। नाउ ग्लाइकोकैलिक्स का कॉम्पोजिशन, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे मैक्रोमोलिक्यूल से बनता है, लेकिन कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स वेरीज फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स का केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो वैरी होता है। नाउ सपोज ये किसी बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सपोज ये किसी बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेल वॉल। अब ग्लाइकोकैलिक्स लूजली प्रेजेंट है या टाइटली प्रेजेंट है, इस पे उसके 2 सब टाइप्स या 2 नाम दिए गए हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स किसी बैक्टीरिया में ऐसा लूजली अरेंज जर असेल तर त्याला म्हणायचं स्लाइम लेयर, उसे कहते हैं स्लाइम लेयर। वहीं पे अगर ग्लाइकोकैलिक्स किसी बैक्टीरिया में, यहां पे भी ये स्लाइम लेयर ही ड्रॉ किया गया है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स किसी बैक्टीरिया में, मैं इसे रब कर देता हूं, टाइटली अरेंज है, टाइटली अगर प्रेजेंट है, सपोज एकदम ऐसा उसका शेप फिक्स है और टाइट है, थिक है, टफ है, तो उसे स्लाइम लेयर नहीं कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है
तो स्लाइम लेयर और टाइट है तो कैप्सूल। सेल वॉल बीच वाला लेयर है और ये सेल वॉल जो होता है इट इज टफ एंड रिजिड होता है, टफ और रिजिड होता है, जो बैक्टीरिया को अलग अलग शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कल के लेक्चर के लास्ट 10 मिनट में हमने प्रोकैरियोटिक सेल की शेप देखे थे कि अगर स्पेरिकल है तो उसे कोकाई कहते हैं, रॉड शेप है तो बैसिला कहते हैं, अगर स्पाइरल है तो स्पाइरलम कहते हैं और कॉमा शेप है तो विब्रियो कहते हैं। ये जो अलग अलग शेप होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, वो शेप सेल वॉल की वजह से होते हैं। सेल वॉल इज अ रिजिड टफ कवरिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द formation of or maintenance of the typical shape of the cell. Then tough है, rigid है, मतलब मैकेनिकल डैमेज या बाकी किसी भी टाइप के डैमेज से ये सेल को बचाता है। देन सबसे अंदर का जो कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनर मोस्ट लेयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट इज सेमी परमिएबल, सेमी यानी हाफ, परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो सेमी मतलब जो अधूरा है, जो पूरा नहीं है, हाफ नहीं कह सकते लेकिन अधूरा। तो सेमी परमिएबल जैसे कि सेमी इंग्लिश, ना पूरा कॉन्वेंट ना पूरा मराठी मीडियम, तो वैसे ही सेमी परमिएबल मतलब सेल वॉल जो होता है, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको डिफरेंशिएट कर देता हूं। सेल वॉल जो होता है वो फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमिएबल यानी कोई भी मॉलिक्यूल आसानी से सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर आ सकता है। वहां पे मॉलिक्यूल को क्रॉस करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो जो भी लेयर ऐसी किसी भी मॉलिक्यूल को आने भी देती है और जाने भी देती है, उस लेयर को कहा जाता है फ्रीली परमिएबल। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वैसा नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चॉइस होती है किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही सब्सटेंसेस को आने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को नहीं आने देती है, इसलिए इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबिलिटी जो है वो 3 टाइप की होती है। इम्परमिएबल, जो मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, सपोज ये मेम्ब्रेन है, इम्परमिएबल यानी कोई भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं, एंट्री भी नहीं और एग्जिट भी नहीं। फ्रीली परमिएबल यानी कोई भी आओ और कोई भी जाओ। और तीसरा होता है सिलेक्टिवली परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी जिसको मतलब सेल चाहे उसी को अंदर लिया जाएगा और सेल चाहे उसी को बाहर जाने दिया जाएगा। हर किसी को एंट्री नहीं, हर किसी को एग्जिट नहीं है, चॉइस है सेल के पास। तो ये चॉइस अंदर आने की और बाहर जाने की किसकी वजह से है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि वो सेमी परमिएबल है या सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। देन इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज अ ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें ये बाकी चीजें पड़ी हुई है। नाउ यहां पे और भी कुछ चीजें जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मेसोजोम होते हैं, ये मेसोजोम्स आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर फोल्ड हुआ है। तो फंक्शन क्या है मेसोजोम के? तो फंक्शन है पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल वॉल। तो इस सेल वॉल की फॉर्मेशन में इसका रोल है, सेल वॉल फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। सेकेंड फंक्शन क्या है? इससे कौन अटैच है? ये डीएनए अटैच है। इस डीएनए की दूसरी कॉपी बनानी हो तो उसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, क्यों होता है, ये आगे की बात है। लेकिन बॉडी में जो सेल डिवाइड होता है, जो सेल 1 से 2 होता है, उसको दोनों सेल को आधा आधा डीएनए देना होता है। तो वो कैसे किया जाता है? आधा डीएनए देना मतलब क्या? तो वो इस डीएनए को आधा नहीं करता है, सेल डिवाइड होने से पहले इस डीएनए की और एक कॉपी बना लेता है। इसी की एक और कॉपी बन गई, फिर डॉटर जो डिवीजन के बाद ये कॉपी एक सेल में जाएगी और एक कॉपी एक सेल में जाएगी। तो इसी तरह से दोनों सेल को इतना ही डीएनए मिलता है जितना पेरेंट सेल में है, तो एक डीएनए की दूसरी कॉपी बनाने की प्रोसेस को कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। और इस डीएनए रेप्लिकेशन में इस मेसोजोम का रोल होता है। तो सेकंड इज डीएनए रेप्लिकेशन में इसका रोल है। तीसरा, अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसको रब कर दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया अगर पूछा जाए आपको, तो अगर मेसोजोम नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना है जितना दिख रहा है ऐसा स्क्वायर में, और मेसोजोम है मतलब इसके साथ
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये स्क्वायर प्लस ये अंदर का इनफोल्डिंग, इतना बड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो इतना एरिया हुआ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेसोसोम नहीं है तो ये स्क्वायर का जितना एरिया उतना है, और अगर मेसोसोम है तो इतना एरिया और बढ़ गया ना यहां पे, तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ P.M, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। साथ में इस मेसोसोम का रोल है रिस्पायरेशन में, मतलब ये बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन करने के काम आते हैं। रिस्पायरेशन से क्या होता है? रिस्पायरेशन से फूड ब्रेकडाउन होता है और उस फूड से एनर्जी निकाली जाती है। तो हम जो फूड खाते हैं उसको रिस्पायरेशन की प्रोसेस में ब्रेक करके उसमें से एनर्जी डिराइव की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज के फॉर्म में। तो मेसोसोम जो है ये रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होता है, रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होता है। और लास्ट पॉइंट लिखूंगा, मेसोसोम के पास अब रिस्पायरेशन करना है तो कुछ एंजाइम्स लगेंगे उस प्रोसेस को, तो सिर्फ रिस्पायरेशन में ही नहीं बाकी कई सारे प्रोसेसेस के एंजाइम्स मेसोसोम में होते हैं। तो दे हैव एंजाइमेटिक कंटेंट, उनमें एंजाइमेटिक कंटेंट होता है। ब्रीफली फिर से रिवाइज कर रहा हूं, हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है। सेल का एनवलप यानी जो बाहर की कवरिंग है वो 3 लेयर से बनती है। सबसे बाहर जो रेड वाला है उसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है तो उसका नाम होता है, उसे कहा जाता है स्लाइम लेयर, और अगर ये टाइट है, टफ है, एक स्पेसिफिक उसे शेप है तो उसे कहा जाता है कैप्सूल। उसके अंदर दूसरा लेयर जो ब्लैक कलर का है उसे कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड होता है, टफ होता है और सेल का शेप मेंटेन करता है। तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल फ्रीली परमेबल है, लेकिन मतलब कोई भी आ सकता है और निकल सकता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई भी आए और कोई भी क्रॉस करे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सेमी परमेबल है। सेल जिसे चाहे उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री देगा और उसी को एग्जिट भी देगा जिसे सेल चाहता है एग्जिट देना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। देन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो आपको यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वक्त पता चलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेम होता है, इसलिए स्ट्रक्चर मैं यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आपको पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद इन तीनों को कंबाइनली सेल एनवलप कहा जाता है। नाउ मेसोसोम किसकी इनफोल्डिंग है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मतलब ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसी का अंदर फोल्ड आया हुआ है। ये जो फोल्ड होता है ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। डीएनए के जो इससे अटैच डीएनए उसकी एक और कॉपी बनाना यानी डीएनए का रेप्लिकेशन करना, तो उस डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है। सरफेस एरिया बढ़ाता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। जाहिर सी बात है इतना एरिया एक्स्ट्रा मिल रहा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेसोसोम की वजह से, तो सरफेस एरिया बढ़ाता है। रिस्पायरेशन की प्रोसेस में इसका रोल है। एंड द लास्ट इज इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो इट हैज सर्टेन एंजाइमेटिक कंटेंट। तो ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिकॉल करो, आप सब लोग रिकॉल करो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेसोसोम है। याद रखना बच्चों, मेसोसोम का शेप ऐसा ही नहीं होता हर बार। अगर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मानते हैं तो सपोज मेसोसोम ऐसे वेसिकल के फॉर्म में यानी स्पेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है, या ट्यूब्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसे ट्यूब जैसा भी हो सकता है, या ऐसी वर्टिकल ट्यूब भी हो सकता है, या फिर लैमेला के फॉर्म में भी हो सकता है। तो मेसोसोम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल और इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। ऐसे अलग अलग शेप हो सकते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के। इससे अटैच स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? हमने इसे कहा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? डीएनए होता है। ये अकेला डीएनए है क्या? नहीं, इसके साथ यहाँ पे कौन है? प्लाज्मिड नाम का डीएनए। काम क्या है, दो अलग क्यों है, ये आगे डिस्कस होगा। इसके बाहर जो कवरिंग है उसे कहते हैं सेल वॉल, और सबसे बाहर जो होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है तो स्लाइम लेयर, एंड अगर टाइट है तो कैप्सूल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी बैक्टीरिया दो टाइप के हैं। आपका 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी बुक कहता है कि स्टेनिंग प्रॉपर्टी पे बेस बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ये क्या चीज है? सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव
और ग्राम निगेटिव, ऐसे दो बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। तो मतलब यहां से समझने की कोशिश करते हैं, स्टेनिंग करना यानी कलर करना, रंग देणे कोणाला, बॅक्टेरियाला किंवा कोणत्याही मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरला। का बरं? कारण आता इथे तुमच्या समोर किंवा माझ्या समोर इथे बॅक्टेरिया असतील का? असतातच, बॅक्टेरिया असतात, सगळीकडे असतात बॅक्टेरिया। हे जे बॅक्टेरिया असतात हे आपल्याला नेकेड आयनं दिसत नाही, उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही, कारण ते अल्ट्रा खूपच मायक्रोस्कोपिक असतात। मग अशा खूपच छोट्या गोष्टींना बघण्यासाठी हवा असतो मायक्रोस्कोप, जो तुम्हाला माहिती आहे। मायक्रोस्कोप जो आहे तो छोट्या गोष्टींना मोठं करतो, पण त्यांचं स्ट्रक्चर जर व्यवस्थित बघायचं असेल तर मायक्रोस्कोपच्या खाली बघण्याच्या अगोदर हे जे मायक्रोस्कोपिक बॅक्टेरिया आहेत किंवा असले दुसरे ऑर्गॅनिझम यांना कलर करावं लागतं, तर त्या मायक्रोस्कोपच्या अंडर आपल्याला ते जास्त व्यवस्थित दिसतं। तर हे कलर करण्याची जी प्रोसेस असते याला स्टेनिंग असं म्हटलं जातं। आता स्टेनिंग मध्ये खूप सारे प्रकार असतात, खूप प्रकारचे स्टेनिंग असतात, त्यापैकीच एक स्टेनिंग म्हणजे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम हे नाव का आलं त्याला? कारण ही स्टेनिंगची जी टेक्निक आहे, रंगवण्याची जी टेक्निक होती बॅक्टेरियाला, ती टेक्निक क्रिस्टियन ग्राम नावाच्या एका सायंटिस्टनं दिली होती आणि त्याच्यामुळे त्याला ग्राम स्टेनिंग असं म्हटलं जातं। मग आता ग्राम स्टेनिंग केली कशी जाते? तर बाळांनो, हा आपण सपोज बॅक्टेरिया घेतला एक, सपोज हा एक बॅक्टेरिया आहे, या बॅक्टेरियाला आपल्याला रंगवायचंय, कारण रंगवल्याशिवाय मायक्रोस्कोपच्या अंडर तो व्यवस्थित दिसत नाहीये। मग रंगवण्याची जी टेक्निक आपण बघणार आहे तिला ग्राम स्टेनिंग असं म्हटलं जातं, कारण क्रिस्टियन ग्राम नावाच्या एका सायंटिस्टनं ती दिली होती। मग कसं काय स्टेनिंगच्या टेक्निक्स काय? तर सुरुवातीला या बॅक्टेरियावरती क्रिस्टल व्हायोलेट नावाचा रंग टाका, त्याच्या नावातच तो व्हायोलेट किंवा ब्लूइश कलरचा आहे, तर हा क्रिस्टल व्हायोलेट रंग टाकला। रंग टाकल्यानंतर तो रंग पक्का बसावा, त्याला फिक्स व्हावा, जास्त प्रॉपरली तो रंगावा बॅक्टेरिया, म्हणून तिथे आयोडीन टाकतात। आयोडीन 0.5% आयोडीन टाकला। आयोडीन काय म्हणून टाकला? तर आयोडीन हा फिक्सेटिव्ह म्हणून टाकला। फिक्सेटिव्ह म्हणजे काय रे? तर फिक्सेटिव्ह म्हणजे या रंगाला याच्यावर जास्त व्यवस्थित चिपकवणारा, जास्त व्यवस्थित फिक्स करणारा। आता रंग बसलाय, त्यानंतर या बॅक्टेरियाला असे खूप सारे असतात, मी जस्ट एक्झाम्पल साठी असं घेतलंय, असे खूप सारे असंख्य बॅक्टेरिया असतात। तर या बॅक्टेरियाला वॉश करायचं, वॉश विथ वॉटर, पाण्यानं धुवायचं। मग पाण्यानं धुतल्यानंतर आजूबाजूचा जो रंग आहे तो निघून जाईल, एक्स्ट्राची स्टेन आहे, पण याच्यावरती मात्र रंग तसाच आहे आणखी। मग पाण्यानं वॉश केल्यानंतर एखादं ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट घ्यायचं। ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये भरपूर गोष्टी येतात, जसं की अल्कोहोल किंवा ऍसिटोन सारखं ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट घ्यायचं, अल्कोहोल किंवा ऍसिटोन। ह्या ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटला टाकल्यानंतर जर का बॅक्टेरियावर या क्रिस्टल व्हायोलेटमुळे कसा रंग आला होता? निळा रंग आला होता। तर हा निळा रंग जर का निघून गेला रे पोरांनो, इफ कलर इज वॉश देन बैक्टीरिया इज ग्राम निगेटिव, एंड इफ कलर रिमेन्स इंटैक्ट, अगर कलर वहां पे वैसा ही रहता है इवन आफ्टर वॉशिंग बाय दिस अल्कोहल और एसीटोन, अल्कोहल या एसीटोन से वॉश करने के बावजूद भी, इस पर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये सारे टेक्निक। तो अगर अल्कोहल या एसीटोन से वॉश करने के बाद भी बैक्टीरिया पे कलर वैसे ही रहता है, तो उस टाइप के बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव ये किसका फीचर है? मतलब बैक्टीरिया कलर रिटेन करेगा या नहीं करेगा, ये कौन तय करता है? तो ये तय करता है उसका सेल वॉल या उसका सेल एनवलप। तो यहां पे देखो, क्रिस्टल वायलेट आपने डाला, बैक्टीरिया वायलेट कलर में रंग गए, उसको कलर को फिक्स करने के लिए ज्यादा स्ट्रांगली वहां पे बैक्टीरिया को अटॅच करवाने के लिए या रंगवण्यासाठी आयोडीन टाकायचं। आयोडीन काय म्हणून टाकला आपण? फिक्सेटिव्ह म्हणून टाकला। हा पण क्वेश्चन है, फिक्सेटिव्ह म्हणून। देन वॉश विथ वॉटर, वॉश विथ अल्कोहल या फिर एसीटोन, ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालने के बाद ये क्रिस्टल वायलेट अगर धुल जाता है, निकल जाता है, तो बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर डालने के बावजूद भी अगर कलर वैसे ही इंटैक्ट है तो उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है।
ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया है उनमें कलर क्यों निकल जाता है? क्योंकि उनका लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है, और लिपिड में ये जो लिपिड कंटेंट ज्यादा होने की वजह से कलर जो है वो निकल जाता है वहां से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज राइबोसोम। आपको सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स जो दिखाई देंगे इनको राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम को 70S राइबोसोम ऐसे कहा जाता है, या ये 70S टाइप के होते हैं। और यूकैरियोट्स जब पढ़ाऊंगा तो वहां 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आएंगे। ये S क्या होता है? तो S क्या होता है, इससे पहले राइबोसोम का फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं? तो राइबोसोम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। उनका काम है प्रोटीन बनाना। सेल के लिए, सेल को अलग अलग काम करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, तो ये यहीं पे याद रखना है, बहुत फेमस एमसीक्यू है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का काम है। अब राइबोसोम प्रोटीन तो बना लेते हैं, मतलब एक सिंपल सा एक्झाम्पल सांगतो मी, राइबोसोम प्रोटीन तर बनवतात, पण ते प्रोटीन कसे बनवायचे याची इन्फॉर्मेशन डीएनए कडे आहे। म्हणजे प्रोटीन बनवण्याचं काम हे राइबोसोमला येतं, पण प्रोटीन कसे बनायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये कुठल्या अमायनो ऍसिड कुठल्या पोझिशनला असायला पाहिजे हे डीएनए ला माहिती असतं। डीएनए ती जी इन्फॉर्मेशन आहे ती एका मॅसेंजर आरएनए कडे ट्रान्सफर करतो। मॅसेंजर आरएनए म्हणजे डीएनए वरची प्रोटीनची इन्फॉर्मेशन एका आरएनए वर येते, डीएनए त्या आरएनए वर ट्रान्सफर करतो। हा आरएनए इथे येतो, या आरएनए कडे प्रोटीन कसे बनवायचे हा मेसेज असल्यामुळे त्या आरएनए ला मॅसेंजर आरएनए असं म्हटलं जातं, mRNA। मग या mRNA वरची ती इन्फॉर्मेशन रीड करण्यासाठी म्हणा किंवा त्याच्या अकॉर्डिंगली प्रोटीन सिंथेसाइज करण्यासाठी जे आपले राइबोसोम्स आहेत, हे सगळे राइबोसोम्स इथे येतात। हे सगळे राइबोसोम्स mRNA वर असे एकमेकांना लागून अशी चेन बनवतात, आणि ही जी चेन असते राइबोसोमची, या चेनला पॉलिझोम असं म्हटलं जातं। हा पण एमसीक्यू आहे। तर पॉलिझोम काय आहे? तर पॉलिझोम इज अ चेन ऑफ राइबोसोम्स ऑन द mRNA एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड राइबोसोम, इधर राइबोसोम, ये सारे राइबोसोम्स mRNA पे आके चेन बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनको प्रोटीन बनाना तो पॉसिबल है, लेकिन कैसा बनाना है ये mRNA को पता है। और mRNA पे वो इंफॉर्मेशन किसने दी है? डीएनए पे दी है, क्योंकि डीएनए सेल के सारे फंक्शनिंग को कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर होता है। मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था। एग्जाम्पल काय सांगणार होतो मी तुम्हाला की कुठले घर बनवायचं असेल तर तिथं काम करणारे जे लोक असतात त्यांना माहिती असतं की वीट कुठे लावायची, सिमेंट कुठे लावायचं, पण घराचं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते बेसिकली आर्किटेक्ट डिझाइन करतो की घर कसं होईल, घर कसं होईल। आर्किटेक्ट घर बनवत नाहीये, घर बनवते तिथं काम करणारे लोक, पण आर्किटेक्ट ते डिझाइन बनवत असतो। एक्झॅक्टली तसंच डीएनए कडे प्रोटीनचं डिझाइन आहे। जसं तिथं ते कामगार घर उभं करतायत तसे कामगार म्हणजे राइबोसोम्स आहेत, आणि डीएनए म्हणजे तो आर्किटेक्ट आहे की जो सांगतोय की घर कसं उभं करायचंय। डीएनए जो सांगतोय घर म्हणजेच प्रोटीन, ते कामगार म्हणजेच राइबोसोम्स, आणि मग तिथे डीएनए डायरेक्टली तर येत नाही, डीएनए त्याचा मेसेंजर पाठवतो, तो मेसेंजर mRNA असतो। तर डीएनए वरची इन्फॉर्मेशन आहे mRNA वरती की कुठला प्रोटीन बनवायचा आहे, mRNA वर राइबोसोम चेन बनवतील, त्याला पॉलिझोम असं म्हटलं जातं। आता परत इथे S म्हणजे काय? तर S स्टँड्स फॉर स्वेडबर्ग्स युनिट। स्वेडबर्ग्स युनिट कशासाठी यूज होतं? ते इट मेजर्स द पार्टिकल साइज। पार्टिकलची साईज मोजण्यासाठी हा स्वेडबर्ग्स युनिट यूज होतो। तर पण ही पार्टिकलची साईज आपण जसं लेंथ विड्थ मोजतो तशी नाहीये। ऍक्च्युअली तशी जर साईज सांगायची झाली तर राइबोसोमची साईज ही 15 नॅनोमीटर बाय 20 नॅनोमीटर ही तिची साईज आहे। लेंथ बाय विड्थ जर घेतलं तर 15 बाय 20 नॅनोमीटर ही त्याची लेंथ वाईज साईज झाली। इथे साईज जी आहे ती सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट वर बेस्ड साईज आहे। म्हणजे कसं, सपोज एक एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय करून सांगतोय तुम्हाला। ही एक ट्यूब आहे,
या ट्यूब मध्ये तुम्ही छोटे मोठे साईजचे पार्टिकल्स घेतले. पार्टिकल्स घेतल्यानंतर ती ट्यूब सेंट्रीफ्युगली फिरवल्यानंतर ऑब्व्हियसली ट्यूब फिरली म्हणजे त्याच्यातले पार्टिकल्स पण फिरतील. त्याच्यानंतर हे ट्यूब फिरल्यानंतर अचानक ट्यूब थांबवली तर जो पार्टिकल काय रेटनं किंवा किती वेळात सेडिमेंट होतात, किती वेळात तो पार्टिकल सेडिमेंट होतो, खाली बसतो, त्याच्यावर हे स्वेटबॉक्स युनिट बेस्ड असतं. म्हणजे स्वेटबॉक्स युनिट जरी साईज मोजत असेल तरी स्वेटबॉक्स युनिट लेंथ मध्ये नाही मोजत, ते सेडिमेंटेशन कोइफिशियंट मध्ये साईज मोजत असतं. म्हणजे किती वेळात तो फिरणारा पार्टिकल खाली बसलाय याच्यावर ते स्वेटबॉक्स युनिट साईज मोजत असतं. आणि वन स्वेटबॉक्स युनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकंड्स. एक स्वेटबॉक्स युनिट हे 10⁻⁻13 सेकंड एवढं असतं. म्हणजे हे किती वेळात तो खाली बसला याच्यावरनं साईज डिटरमाइन करणारं हे युनिट आहे. तर तसं प्रोकॅरियोट्स मधल्या रायबोझोमची साईज ही 70S आहे, 70 स्वेटबॉक्स युनिट आहे आणि युकॅरियोट्स मधली 80 स्वेटबॉक्स युनिट असते. मग आता मी एक जर प्रोकॅरियोटिक रायबोझोम एकदम जवळून तुम्हाला जर दाखवला तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये दोन पार्ट दिसतात. म्हणजे जो रायबोझोम आपल्याला असा एकच वाटतोय त्याला जर आपण मॅग्निफाय करून खूप जास्त जवळून बघितलं, खूप मॅग्निफाईड व्ह्यू मध्ये बघितलं तर त्याच्यात एक छोटं युनिट असतं आणि एक मोठं युनिट असतं. ते जे छोटं युनिट आहे त्याला जर इंडिव्हिज्युअली स्वेटबॉक्स युनिटच्या मेथडनं किंवा सेडिमेंटेशन कोइफिशियंट त्याचा जर काढला तर या छोट्या युनिटचा सेडिमेंटेशन कोइफिशियंट आहे 30S आणि मोठं जे युनिट आहे त्याचा 50S. मग तुम्ही टोटल करून 30 + 50 असं ते 80 नाही होत. म्हणजे दोन्हींना एकत्रितपणे जर त्याचा सेडिमेंटेशनचा रेट कॅल्क्युलेट केला किंवा त्याचा सेडिमेंटेशन कॅल्क्युलेट केला, युनिट सेडिमेंटेशन कोइफिशियंट कॅल्क्युलेट केला तर तो 70S होतो. तर ओवरऑल राइबोसोम इज ऑफ 70S और इट इज ऑफ 70S टाइप. इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसमें दो यूनिट होते हैं, छोटा राइबोसोमल यूनिट 30S, बड़ा राइबोसोमल यूनिट 50S और ये दोनों यूनिट मिलके 70S. S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और ये एक स्वेटबॉक्स यूनिट 10⁻13 सेकेंड्स के इक्वल होता है. तो आज हमने क्या देखा? तो हमने सेल का एनवलप देखा जिसके बाहेर आठवा, माझ्यासोबत मी जे बोलतोय ते आठवतं का बघा. तर सर्वात बाहेर ग्लायकोकॅलिक्स होता. जर तो लूज असेल तर स्लाइम लेअर, जर तो टाइट असेल तर कॅप्सूल. त्याच्या आतमध्ये सेल वॉल रिजिडिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. सेल वॉल ग्राम स्टेनिंग घेतो की नाही घेत याच्यावरनं बॅक्टेरिया दोन टाईपचे, ग्राम पॉझिटिव्ह, ग्राम निगेटिव्ह. ग्राम स्टेनिंग आठवा. सुरुवातीला क्रिस्टल व्हायोलेट टाकायचा, नंतर त्याला आयोडीननं फिक्स करायचं, नंतर पाण्यानं धुवायचं, मग अल्कोहोल आणि ऍसिटोन, अल्कोहोल किंवा ऍसिटोननं धुवायचं. रंग निघाला तर ग्राम निगेटिव्ह, रंग राहिला तर ग्राम पॉझिटिव्ह. सेमी परमिएबल कोण आहे तिन्हीमध्ये? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल कसा आहे? फ्रीली परमिएबल. देन सेल वॉल जो असतो बॅक्टेरियाचा सेल वॉल हा पेप्टायडोग्लायकॅन किंवा म्युरिननं बनलेला असतो. पेप्टायडोग्लायकॅन किंवा म्युरिन सारख्या स्ट्रॉंग मटेरियलनं बनलेला असतो सेल वॉल. पेप्टायडोग्लायकॅन और म्यूरिन से बना हुआ सेल वॉल होता है. देन इसके अंदर हमने देखा ये मेसोसोम है. ये वेसिकल के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकता है, लैमेला के फॉर्म में हो सकता है. यहाँ पे मेसोसोम का काम क्या है? इसके बाहर सेल वॉल है. सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है, उसको डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, रिस्पायरेशन में मदद करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाता है, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाता है. देन ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो राइबोसोम से. राइबोसोम का काम यहीं पे याद कर लो, हमेशा याद रखना है. प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम. प्रोटीन सिंथेसिस करना तो पता है, लेकिन किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, पहला अमीनो एसिड कौन सा, दूसरा अमीनो एसिड कौन सा, ये कौन बताता है? ये डीएनए बताता है. खुद आके बताता है क्या? नहीं, एमआरएनए को भेजता है. मतलब डीएनए उसका मैसेज एमआरएनए पे देगा, एमआरएनए मैसेज लेके आएगा और ये सारे राइबोसोम्स उस पर चेन बना लेंगे. इस चेन को पॉलीजोम कहा जाता है. पॉलीजोम. राइबोसोम की साइज 15/20 नैनोमीटर अगर लेंथ की यूनिट में मेजर करो तो, और अगर आप उसे टाइम के यूनिट में मतलब टाइम वाइज अगर मेजर करते हैं तो वहां पे स्वेटबॉक्स यूनिट है. वो सेडिमेंटेशन, कितनी जल्दी पार्टिकल सेटल होता है, घूमता हुआ पार्टिकल कितनी जल्दी सेटल होता है, उस पे ये स्वेटबॉक्स यूनिट बेस्ड. ये जो स्लाइड है ये स्टेन किए हुए बैक्टीरिया दिखा रही है. स्टेनिंग के बाद मतलब इस तरह की कलरिंग के बाद बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करना आसान हो जाता है. सो दिस आर दी स्टेन बैक्टीरियाज. ये टिपिकल बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है. इसमें
सेल एनवेलप आपको देखना है। ये बाहर का जो रेड कलर का है ये ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर येलो कलर का सेल वॉल है, इसके अंदर ये ग्रीन कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है आपको ग्राउंड सब्सटेंस, ये साइटोप्लाज्म है। देन दिस इज न्यूक्लियोइड, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट लेक्चर में, अगले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ेंगे। देन यहाँ पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं छोटे, दिस आर दी राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स है। सो दिस इज माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका डायमीटर 0.3 या फिर 0.1 माइक्रोन, इस रेंज में। ये दुनिया की सबसे छोटी सेल होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। और लार्जेस्ट क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, अराउंड, जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो आज के लिए इतना ही। जिन लोगों को टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हो या जिन लोगों को हमसे जुड़ना है, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, अगले कुछ लेक्चर्स के लिंक चाहिए, एडमिशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हो, वे लोग मुझे 7972312550 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।